हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर 2000 में रिलीज हुई एक इटालियन फिल्म मलीना के बारे में। ऑन द सरफेस मलीना एक 13 साल के लड़के रेनाटो की कहानी है, जिस पर मलीना नाम की खूबसूरत औरत का क्या असर हुआ ये बताया गया है। बट दिस फिल्म इज मोर देन दैट। इस फिल्म में हमारी सोसाइटी का बेसिक नेचर दिखाया गया है। एक अकेली औरत की तरफ लोगों का कैसा नजरिया होता है और क्या बर्ताव होता है यह दिखाया है। मलीना इटली के एक टाउन में रहती है जहां वो काफ़ी फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, और शहर का हर एक आदमी मलीना के पीछे होता है। उसी मलीना को देखने के लिए रेनाटो और उसके दोस्त एक दिन इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी मलीना को रेनाटो पहली बार देखता है और उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। जब इटली में वॉर चल रहा था तब मलीना के पति को आर्मी का बुलावा आता है और वहीं से मलीना का बैड लक शुरू होता है। टाउन के लोग उसके बारे में हर तरह के रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स जैसे कि उसके दूसरे आदमियों के साथ अफेयर थे और इसका रीज़न मलीना की खूबसूरती होती है। रेनाटो एक टीनेजर है जिसे लव और लस्ट के बीच का फ़र्क नहीं पता होता। मलीना के बारे में कुछ रूमर्स सुनकर वो अपने आप को उसकी जगह देखकर मलीना के बारे में फैंटेसी करने लगता है। अकॉर्डिंग टू हिम अब वो बच्चा नहीं रहा और एडल्ट्स की तरह रहना चाहता है, जिसे लेकर उसके फादर काफ़ी नाराज़ होते हैं और उसे काफ़ी मारते हैं। रेनाटो पर मलीना का असर ऐसा होता है कि वो मलीना का पीछा हर जगह करने लगता है। रेनाटो उसके घर में झांकने से लेकर उस पर पूरा दिन स्पाई करने तक सब कुछ करने लगा। मलीना जो कि अकेली रहती है वो इस बारे में नहीं जानती थी। रेनाटो दिन रात मलीना के बारे में सोचता है और इमेजिन करता है कि मलीना उसके पास है। वो मलीना के बारे में इमेजिन करके अपने आप को प्लीज भी करने लगता है। एक दिन ये खबर आती है कि मलीना का पति वॉर में शहीद हो गया और यह सुनकर मलीना टूट जाती है। वो अपने फादर के घर में रहने लगती है, पर रेनाटो वहाँ भी उसका पीछा करता है। शहर में अब सिर्फ मलीना की ही बातें होती है, जहाँ लोग ये थ्योरी बनाते हैं कि उसका किस किस के साथ अफेयर चल रहा है। रेनाटो इन सब में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि मलीना को प्रोटेक्ट करना ही अब उसका जॉब है। एक दिन स्कूल में मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मलीना का शहर के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। यह पढ़कर वो मलीना के सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब मलीना बिल्कुल अकेली हो जाती है। एक रात मलीना के घर जाते हुए रेनाटो को यह पता चलता है कि मलीना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। जब वह आर्मी ऑफिसर घर से बाहर निकलता है तो घर के बाहर एक डॉक्टर मिलता है जो उसे कहता है कि मलीना उसकी फियांसे है। इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद शहर में ये बात फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और इससे उसे जेल भी हो सकती है। इस इंसिडेंट से मलीना लीगल ट्रबल में भी आ जाती है और एक लॉयर के पास हेल्प के लिए जाती है। उस केस में ये प्रूफ होता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था, पर केस जीतने के बाद लॉयर मलीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और मलीना कुछ नहीं कर पाती। ये सब देखकर रेनाटो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है। अब मलीना के बारे में पूरे टाउन में रूमर्स फैलने की वजह से मलीना का नाम पूरी तरह बदनाम हो जाता है। मलीना के फादर भी प्लान बॉम्बिंग में मारे जाते हैं, जिसके बाद मलीना के पास अब कोई भी सपोर्ट नहीं रहता। केस के बाद अब वह उसके हस्बैंड की पेंशन भी फ्रीज हो गई और मलीना के पास कोई पैसे नहीं बचे। नाउ मलीना हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। ये सब देखकर रेनाटो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि खाना पीना छोड़ देता है। ये देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि रेनाटो को एक्चुअली हुआ क्या है और वो उसे एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं। मलीना प्रोस्टिट्यूशन करती है और शहर की औरतों के पति उसके पास जाते हैं, इसलिए सारी औरतें उसे बुरी तरह मारकर शहर से बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद मलीना का पति घर वापस आता है। यह पता चलता है कि उसका पति मरा ही नहीं था, वह जिंदा है, पर शहर के लोग उससे बात नहीं करते। और जब वह घर जाता है तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर इमिग्रेंट रहते हैं। जब वहाँ के ऑफिशियल से वह पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मलीना एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। जब यही बात वह अपने दोस्तों से पूछता है तो वो उसकी और मलीना की इंसल्ट करते हैं। ये सब देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है और वो मलीना के हस्बैंड को एक लेटर लिख देता है जिसमें उसने लिखा है कि शहर में जो भी लोग कह रहे हैं वो झूठ है, और मलीना के बारे में उसे बताता है। मलीना को उसका हस्बैंड अब वापस शहर ले आता है। अब लोगों का बिहेवियर मलीना की तरफ पूरी तरह चेंज हो जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड अब उसके साथ है और अब सब मलीना की तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं।
इन द एंड रेनेटो आखिरी बार मलिना से मिलता है और उसे आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। एंड द फिल्म एंड्स ऑन रेनेटो सेइंग, टाइम हैज पासेड एंड आई हैव लव्ड मैनी वुमेन। दे हैव आस्क्ड मी इफ आई विल रिमेंबर देम। आई सेड यस, बट द ओनली वन आई हैव नेवर फॉरगॉटन वाज मलिना। ये रोमांटिक ट्रेजेडी हमें सोसाइटी का वो रूप दिखाती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, कि कैसे सोसाइटी के लोग एक औरत की लाइफ रूमर्स फैलाकर खराब कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो खूबसूरत है। कैसे उसकी मदद न करके उसे मजबूर कर देते हैं प्रोस्टिट्यूट बनने पर, और कैसे ये फेक सोसाइटी उसके हस्बैंड के वापस आने पर फिर से उसकी रेस्पेक्ट करने लगती है। मलिना वॉज अ टाइप ऑफ वुमेन दैट एवरी मैन वॉन्टेड एंड एवरी वुमेन वॉज जेलस ऑफ हर, और उसकी खूबसूरती ही उसके लिए ट्रेजेडी बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी है 4 अलग अलग राष्ट्रों की, जिसमें वायु, जल, धरती और अग्नि है। आज से 100 साल पहले सभी राष्ट्र आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ पर हर एक राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्हें अपने तत्वों पर पूरा कंट्रोल होता था, जो उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे जल राष्ट्र वालों में कुछ ऐसे लोग थे जो पानी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते, उसका इस्तेमाल करते, और ऐसे ही अग्नि, धरती और वायु राष्ट्र में भी था। लेकिन इन सभी राष्ट्रों के बीच में एक बच्चा जन्मा था जिसे इन चारों तत्वों पर पूरी तरह से कंट्रोल था। वो अग्नि, वायु, धरती और पानी सभी तत्वों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, और साथ ही वो आत्माओं के संसार से संपर्क भी कर सकता था, और उन्हीं के मार्गदर्शन से पूरी दुनिया में संतुलन था। लेकिन आज से 100 साल पहले वो बच्चा अचानक ही गायब हो गया। इसके बाद अग्नि राष्ट्रों ने तीनों राष्ट्रों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, और वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, और आज उन्हीं की वजह से तीनों राष्ट्र बहुत परेशान हैं। यहाँ पर एक भाई और बहन को दिखाया जाता है। भाई का नाम सोका और उसकी बहन का नाम कटारा। ये दोनों खाने की तलाश में बर्फ में शिकार करने के लिए आए होते हैं, और तभी उन्हें बर्फ के नीचे कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है वहाँ शिकार है। वो बर्फ को वहाँ से तोड़ते हैं, और अगले ही पल वहाँ पर बर्फ का एक बहुत बड़ा टीला खड़ा हो जाता है, और जब वो उस टीले को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जो आसमान की गहराई तक जा चली जाती है। दूर समंदर में एक जहाज होता है, ये अग्नि राष्ट्र वालों का जहाज है, और ये रोशनी उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। वही रोशनी वाली जगह पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, और जब सोका और कटारा दोनों भाई बहन वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा है जो पूरी तरह से बेहोश है। उसके साथ एक बहुत बड़ा बाइसन भी होता है, उसका पालतू है। ये दोनों भाई बहन बच्चे को अपने कबीले में ले आते हैं, और जब उसे होश आता है तो कटारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आए। वो बच्चा बताता है कि मैं घर से भाग गया था, दरअसल मैं बहुत परेशान था, मैं समंदर के तूफान में फंस गया, अब मुझे घर जाना चाहिए, अब मेरा इंतजार कर रहे होगे। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा यहाँ से निकल पाता, यहाँ पर अग्नि देश का राजकुमार आ जाता है। उसका नाम जूको है। दरअसल उसने अपनी पानी के जहाज में आसमान की ओर जाती हुई रोशनी देखी थी, इसलिए वो अपने आदमी के साथ वहाँ पर आया होता है। जब उसके सामने वो बच्चा आता है तो अभी अभी उन्हें बर्फ के अंदर मिला था। सिर पर देखते हैं कि बहुत सारे टैटूज है। राजकुमार उसे बोलता है, तुम्हें मेरे साथ पानी के जहाज पर चलना होगा, ये तो मैं इस पूरे गांव को जला दूंगा। तो बच्चा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम इन लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। और वो बच्चा अग्नि देश के राजकुमार जोको के साथ उसके पानी के जहाज पर चला जाता है। वहाँ उस पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसके सामने पहले अग्नि, फिर जल और फिर एक पत्थर रखा जाता है, और एक एक करके सभी चीजें हिलना शुरू हो जाती है। राजकुमार जोको और उसका सलाहकार समझ जाते हैं कि ये एक बेंडर है जिसकी उन्हें कई सालों से तलाश थी। ये चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है। वो कहता है कि तुम अब मेरे कैदी हो, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। जंगी जहाज है। इस बात पर उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस जहाज से बाहर निकल जाता है। लेकिन चारों तरफ समंदर है। राजकुमार कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और अगले ही पल उसकी छड़ी से पंख निकल आते हैं। इसके सहारे जहाज से कूद जाता है, और उड़ता हुआ वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। यहाँ पर सोका और कटारा वो दोनों भाई बहन हैं जिन्होंने इस बच्चे को बर्फ से निकाला था। वो इस बच्चे के बाइसन पर बैठकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इसे बचाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये अवतार है जो चारों तत्वों पर कंट्रोल कर सकता है। ये बच्चा इन दोनों को बताता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने लोगों के पास जाना होगा। मुझे लगता है कि अग्नि देश कुछ करने वाला है। ये इन्हें अपना नाम भी बताता है। इसका नाम होता है आंग। और अब ये तीनों के तीनों आंग के बाइसन पर बैठकर उसकी जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये भिक्षुओं की जगह होती है। आंग कहता है कि मेरे लोग जरूर प्रार्थना की जगह पर होंगे, और जब वो उस जगह पर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर सिर्फ कंकाल पड़े हुए हैं।
कटारा आंग को बताती है कि तुम बर्फ के अंदर 100 सालों से दफन हो, क्योंकि 100 साल पहले अग्निदेश वालों ने जंग छेड़ दी थी। उन्हें पता था कि वायु बंजारों के यहाँ पर एक अवतार जन्म लेने वाला है, इसलिए उन्होंने सबको खत्म कर दिया। और अब आंग को भी यकीन हो जाता है कि वो पिछले 100 साल से बर्फ के अंदर था और यहाँ पर सब कुछ बदल चुका होता है। वो इस बात से बहुत परेशान होता है कि तभी एक बच्चा उनकी तरफ भागता हुआ आता है, जिसके पीछे अग्निदेश के सिपाही होते हैं तो उस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं। और जब ये तीनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो इन तीनों को भी पकड़ लिया जाता है। ये इन सब को उस गांव में लेकर जाते हैं जिस गांव का ये बच्चा होता है। ये पूरा गांव अग्निदेश के कब्जे में होता है। आंग एक आदमी से पूछता है कि तुम्हारे गांव के साथ ये कैसे हुआ। वो बताते हैं कि अग्निदेश वाले यहाँ पर आए थे, हमने उन्हें हरा दिया था, लेकिन इसके बाद वो लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए, जिन मशीनों और हथियारों के सामने हम कुछ नहीं कर पाए और हमारे पूरे गाँव को गुलाम बना दिया गया। आंग कहता है कि मैं अवतार हूँ जो कई सालों पहले कहीं चला गया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम धरती राष्ट्र के हो, धरती तुम्हारे पैरों के नीचे है, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो आदमी कहता है कि अवतार को एक बेंडर होना चाहिए। अब इस धरती पर एक भी बेंडर नहीं बचा, यानी कि जो हवा की शक्तियों को इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद आंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सबको यकीन हो जाता है कि ये एक अवतार है। धरती राज्य के लोग भी उसका साथ देते हैं और वो अग्नि देश के लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है और आंग को बताया जाता है कि ये आपकी मूर्ति है। 2 जन्मों पहले आप इस अवतार में थे जब आप हमारे गांव में आए थे। और यहाँ पर ये पता चलता है कि अवतार बार बार अलग अलग रूपों में जन्म लेता है और इस जन्म का रूप उसका अवतार ये है। अवतार यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों को बताता है कि इससे पहले कि उसके गुरु उसे अवतार बना देते वो वहाँ से भाग गया था। इसका मतलब ये है कि अवतार को सिर्फ हवा की शक्तियों का इस्तेमाल करना आता है, जिस हवा की शक्ति में उसका जन्म हुआ। लेकिन बाकी की 3 शक्तियां यानी कि अग्नि की, धरती की और पानी की शक्तियों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये शक्तियां नहीं सीखी। कटारा आंग से पूछती है कि तुम भाग क्यों गए थे। आंग बताता है कि जब मुझे पता चला कि मैं अवतार हूँ तो मैं डर गया था। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मैं आम जीवन नहीं जी सकता, मैं परिवार नहीं बना सकता। और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि ये एक बलिदान है जो अवतार को देना होता है। इन सब बातों से डरकर मैंने घर छोड़ दिया था और इसके बाद किसी अनजान शक्ति ने मुझे पानी के अंदर, समंदर के अंदर धकेला और मैं वहां पर फंस गया। ये सब जानने के बाद सोका और कटारा दोनों भाई बहन ये तय करते हैं कि वो आंग को एक एक करके अलग अलग गुरुओं के पास ले जाएंगे जो उसे बाकी की 3 शक्तियां भी सिखा सके। आंग कहते हैं कि सबसे पहले मैं पानी की शक्ति को सीखना चाहूंगा, क्योंकि हवा के बाद, वायु के बाद पानी आता है और ये तीनों के तीनों धरती के दूसरे छोर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर एक कबीला है जिनके पास पानी की शक्तियां है। यहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु है जो आंग को पानी की शक्तियां सिखा सकते हैं। लेकिन जब वे अपने सफर पर होते हैं तभी आंग को अपना एक सपना आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि आसपास ही एक वायु मंदिर है जहाँ पर एक ड्रैगन की आत्मा से बात कर सकता है। इसलिए वो उस मंदिर में चला जाता है और जब वो मंदिर में पहुंचता है तो वो देखता है कि मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अग्निदेश वालों ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आंग को बताता है कि अभी भी मंदिर में एक हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह सुरक्षित है और आंग को उस हिस्से में ले जाता है। यहाँ पर आंग की जन्मों जन्मों की कई सारी मूर्तियां होती है, यानी कि आज तक उसने जितने भी अवतार लिए हैं उन सभी अवतारों की मूर्तियां यहाँ पर होती है। दरअसल इस आदमी ने आंग को धोखा दिया होता है, ये अग्निदेश वालों के साथ मिला होता है। यहाँ पर अग्निदेश के बहुत सारे सिपाही होते हैं और वो सब के सब एक बार फिर से आंग को बंदी बना लेते हैं। दरअसल जिस राजकुमार ने पिछली बार आंग को बंदी बनाया था उसे अग्निदेश से निकाल दिया गया होता है और अगर उसे अग्निदेश वापस आना है तो उसे आंग को वहाँ पर ले जाना होगा, तभी उसे पूरा मान सम्मान मिलेगा। और इस बार आंग को जिसने गिरफ्तार किया ये अग्निदेश का कमांडर है और ये नहीं चाहता कि राजकुमार उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उससे उसकी पोजीशन, उसका मान सम्मान सब कुछ वापस मिल जाएगा, सत्ता उसके हाथ आ जाएगी और कमांडर सत्ता को खुद हथियाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि कमांडर आंग को अग्निदेश लेकर जाता, यहाँ पर एक नकाबपोश आता है और आंग को छुड़ा लेकर है। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। हालांकि आंग को मौका मिल जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो नकाबपोश जिसने उसे छुड़ाया है सारे सैनिक उसके घेरा बनाए हुए हैं, इसलिए आंग को वापस जाना पड़ता है और वो उसको छुड़ाकर यहाँ से ले जाता है। हालांकि इस पूरी मुठभेड़ में वो नकाबपोश बेहोश हो जाता है और जब आंग उसके चेहरे से उसका नकाब उतारते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि ये अग्निदेश का राजकुमार जोको होता है, जिसने आंग को छुड़ाया इसलिए होता है क्योंकि ये खुद आंग को अग्निदेश लेकर जाना चाहता है ताकि इसे इसका मान सम्मान, इसकी पोजीशन वापस मिल जाए। आंग राजकुमार को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर
कमांडर को ये पता है कि जिस नकापोश ने आंग को छुड़ाया था वो और कोई नहीं बल्कि अग्निदेश का राजकुमार जुको है। इसलिए वो उसके पानी के जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में राजकुमार बच जाता है, लेकिन कमांडर को ये लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आंग, सोका और कटारा उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पानी की शक्ति वाले लोग रहते हैं, यानी कि जल कबीले में। वहां पर आंग उन्हें अपनी हवा यानी क्योंकि वायु की शक्तियाँ दिखाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये अवतार है और वो आंग को पानी की शक्तियाँ सिखाना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्द आंग इन शक्तियों पर कंट्रोल पा लेता है और एक दिन हवा में यहाँ पर राख गिरना शुरू हो जाती है और यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि बहुत जल्द अग्निदेश वाले इन तक पहुँचने वाले हैं। दरअसल अग्निदेश जो कमांडर है उसे पता होता है कि आंग जल बस्ती में है और साथ ही साथ अग्निदेश वाले कई वक्त से इस देश को हासिल करना चाहते थे, इसलिए बड़ी सेना के साथ इसी तरफ कूच कर चुके होते हैं। आंग जल बस्ती की रानी को कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं ध्यान लगा सकूं ताकि मैं ड्रैगन की आत्मा से बात कर सकूं और मुझे अग्निदेश वालों को हराने का कोई तरीका पता चल सके। रानी उसे एक जगह बताती है और आंग ध्यान पर बैठ जाता है। यहाँ पर आंग के साथ कटारा रुकती है और तभी यहाँ पर अग्निदेश का राजकुमार जोको आ जाता है और वह आंग को यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन कटारा उसे रोकती है। जोको उस पर अपनी आग की शक्ति का हमला करता है, लेकिन कटारा भी एक वाटर बेंडर है, यानी कि उसके पास पानी की शक्ति है, इसलिए वो उसके कई हमलों को रोक लेती है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। और राजकुमार जोको यहाँ से आंग को लेकर निकल जाता है। आंग अभी भी ध्यान में होता है और उसी ध्यान में वो आत्माओं की दुनिया में महान ड्रैगन के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं कैसे अग्निदेश को हरा सकता हूँ। ड्रैगन उसे बताता है कि तुम अपनों के शौक से अभी बाहर नहीं निकल पाए, तो तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम बदला लेना चाहते हो। एक अवतार कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा और पानी की शक्ति को इस्तेमाल करना होगा। जाओ और उन्हें दिखा दो कि पानी की सागर की शक्ति क्या होती है। इसके बाद आंग अपनी चेतना में वापस आ जाता है और उसके सामने राजकुमार जोको है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है क्योंकि आंग यहाँ से जाना चाहता है और राजकुमार जोको उसे बंदी बनाकर अपने पिता के सामने पेश करता है। इससे पहले कि वो दोबारा उसे पकड़ता, यहाँ पर कटारा पहुंच जाती है और वो राजकुमार जोको को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है, लेकिन आंग यहाँ से निकलने से पहले जोको का सर बर्फ से बाहर निकाल देता है और उसे कहते हैं कि हम दोस्त बन सकते हैं। आंग यहाँ से निकल जाता है और वो बाहर देखता है कि यहाँ पर अग्नि देश वालों ने हमला कर दिया है। चारों तरफ वो फैले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है जल बस्ती के सैनिकों की उनके लोगों की ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आकाश में जब चांद निकलता है तो उसका प्रभाव पानी पर बहुत गहरा पड़ता है। अग्नि देश का जो कमांडर होता है वो कहता है कि मुझे इसका तरीका पता है और वो एक पवित्र गुफा में जाता है जहाँ पर पानी में कई सारी मछलियाँ होती है और इन्हीं मछलियों में दो मछलियाँ ऐसी होती है जिनके शरीर में रोशनी चमक रही होती है। दरअसल ये चंद्रमा की आत्मा होती है और कमांडर को ये पता होता है। वो एक मछली को पकड़ लेता है और उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ अग्नि देश का राजा का भाई होता है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और वो मछली को मार देता है। और राजकुमार के अंकल ये जानते हैं कि ऐसा करने से पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कमांडर को यहाँ से भगा देते हैं। अब मछली के मरने के बाद आसमान में जो चांद नीला था अब वो पूरी तरह से लाल हो चुका है और साथ ही साथ जल बस्ती वाले लोगों की पावर भी कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए जल बस्ती की राजकुमारी अपनी जान देने का फैसला करती है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो उसके अंदर जीवन नहीं था और चंद्रमा से उसके लिए जीवन मांगा गया था और वो जीवन वो एक बार फिर चंद्रमा को लौटाना चाहती है। वो पानी में पूरी तरह से समा जाती है और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो चंद्रमा एक बार फिर से नीला हो जाता है और पानी में जो मछली मरी हुई थी वो भी जिंदा हो जाती है। यानी रानी के बलिदान से एक बार फिर से चंद्रमा की आत्मा जिंदा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार जोको ने भी अपने आप को छुड़ा लिया होता है और उसके सामने अग्नि देश का कमांडर होता है। वो उससे लड़ना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और वो राजकुमार जोको को कहते हैं कि हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से अवतार को बाहर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं। और राजकुमार उनके साथ यहाँ से निकल जाता है और उनके निकलते ही यहाँ पर कुछ वाटर बेंडर्स आ जाते हैं जो अग्नि देश के कमांडर को मार देते हैं। वहीं आंग बाहर जाकर देखता है कि पानी में समंदर में बहुत सारे बड़े बड़े जहाज होते हैं और इसे ड्रैगन की आत्मा की वो बात याद आती है जब ड्रैगन ने उससे कहा था कि अपनी भावनाओं को पानी की तरह बहने दो। और इसके बाद वो एक बार फिर से ध्यान लगाते हैं और शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे समंदर में पानी की लहरें उठना शुरू हो जाती है और ये लहरें इतनी ऊंची होती है कि आसमान को छू रही होती है। इससे अग्नि देश के सभी लोग डर जाते हैं और उनके जितने भी सैनिक जल
बस्ती के अंदर होते हैं सब के सब हथियार डाल देते हैं और पानी में जितने भी जहाज है वो सब के सब लौटना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से इस पूरी जंग में अग्नि देश की हार और जल बस्ती की जीत होती है। और जब आंग सबके सामने आता है तो उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अग्नि देश का राजा कहता है कि 3 साल बाद धरती के पास से एक धूमकेतु गुजरेगा और जब वो गुजरेगा तो अग्नि देश वालों की शक्तियां और बढ़ जाएगी और तब हम जल बस्ती पर कब्जा कर लेंगे। और इस पूरे काम की जिम्मेदारी वो अपनी बेटी को दे देता है जिसके पास अग्नि की बहुत सारी शक्तियां होती है। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी दुख होता है कि उनका कमांडर मारा गया और उनके भाई ने उनके साथ नहीं दिया, देशद्रोह किया और उनका बेटा एक बार फिर से नाकामयाब हो गया। और इसके साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4। इस फिल्म का बजट था $150 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $320 मिलियन की। उम्मीद करता है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक शिप के कैप्टन को जिसका नाम रॉबिन्सन है। वो नेवी में काम करता था मगर अब वो 11 सालों से कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समुद्र में डूबे और गुम हुए जहाजों को निकालने का काम करती है। एक दिन ये कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकालती है जिसमें रॉबिन्सन भी होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन काफी दुखी होता है क्योंकि इस 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा भी उससे बिछड़ चुके थे। काम की वजह से वो टाइम नहीं दे पाता था और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। रॉबिन्सन का 11 साल का एक बेटा भी होता है मगर वो अब उसकी वाइफ के साथ रहता है। कंपनी में रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। इसे भी नौकरी से निकाला जाता है। क्रिस्टन पर बहुत कर्जा होता है और वो काफी परेशान भी होता है इस मामले में और वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। वो सब एक दिन बार में बैठे होते हैं। क्रिस्टन एक राज के बारे में लोगों को बताता है मगर इससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में कुछ समझते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है और इसकी गहराई 2200 मीटर है। क्रिस्टन इन्हें इस तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की आर्मी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था मगर रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला ना कर दे और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया 2 टन सोना जिसकी कीमत का अंदाजा खुद लगा ले। हिटलर ने रूस से एक बोट ली और इसमें सोना भरा मगर वो जहाज हिटलर तक कभी पहुंचा ही नहीं। रास्ते में ही कहीं डूब गया या फिर डुबाया गया और इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साल की जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक ओशियानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिसमें स्टैलोन ने सोना रखा था। अपनी इसी इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और इन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गई पर 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार होती चली गई। रूस को यू बोट के लोकेशन के बारे में नहीं पता था। जॉर्जिया को इस बारे में पता था लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा कोई ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वह यू बोट तब तक समुद्र में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बारे में डिस्कस करता है क्योंकि इस तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और इनको पैसों की सख्त जरूरत होती है। वो शख्स जिसका नाम लेविश होता है वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने को तैयार होता है मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन राजी हो जाता है और इसका दोस्त क्रिस्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इस तलाश में पैसे लगाने वाला मिल जाता है। पहले वो एक सबमरीन खरीदता है जो पुरानी होती है मगर इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं और इस तलाश के लिए 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है कि जो सबमरीन वो लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है तो रशियन अपने आदमियों से बचने में मददगार साबित होंगे। इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं जो इस काम में काफी माहिर होते हैं। सोने की हिफाजत, इंजन की और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो गोताखोरी में बहुत माहिर होता है जिसका नाम फ्रीजर है। टीम पूरी होने और सबमरीन को लेने के बाद वो लोग समुद्र की तरफ रवाना होते हैं।
जब रॉबिन्सन आखिरी दफा नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके इसे समंदर में ले जाते हैं, ग्रुप का हर एक आदमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक होता है, पर कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस शख्स का है जिसने इन्वेस्ट किया है। अब डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है, तो डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ किसी शख्स के दिल में लालच आ गया तो वो किसी दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा। तो कैप्टन को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे और इसी खतरनाक तलाश के बाद जब वो यू बोट की लोकेशन के नज़दीक पहुंचते हैं, उसी वक्त एक रशियन डेस्ट्रॉयर शिप इनके करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ वो ड्राइव शाफ्ट को भी ले आएंगे, जो इनके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस ड्राइव शाफ्ट की मदद से वो फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और अब वो 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं। वहां पर वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं और यू बोट जिसमें 2 टन सोना था, वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शाफ्ट को भी पा लेते हैं। जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे ज्यादा वजन नहीं ले सकती थी, मतलब वो ड्राइव शाफ्ट के लिए आए थे, मगर फ्रेजर ड्राइव शाफ्ट के साथ इसमें सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को वापस सबमरीन की तरफ ले जाते हैं, मगर रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आता है। इससे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इसमें था सब गिर जाता है और सिर्फ ड्राइव शाफ्ट ही बचता है। फ्रीजर अब ड्राइव शाफ्ट को लेकर आता है और सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास होते हैं और वो सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। मगर यहाँ डैनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि यह सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इन्वेस्ट किया है। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इनको खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और पैसे और इस कंपनी से बदला लेने को तैयार हो गए। अगोरा ने क्रिस्टन को $30,000 दिया था कि तुम्हें इस काम के लिए रजामंद कर ले, और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते, अगोरा तुमसे वो सब ले लेता और तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन है। ये उनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लेविस को भी 40% नहीं देना होगा और सारा सोना इनका ही है। 8 लोग बच जाते हैं और हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहां से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सके। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शाफ्ट को चलाते हैं और इन्हें शक होता है कि वो चले या नहीं। वो सोचते हैं कि या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या इसमें हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनके सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर उनको हेल्पर्स की मदद से पता चलता है। सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन रोकने को कहते हैं, तो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से इसे रोकते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इनमें से वो 40 मिनट में निकल सकते थे। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और इससे चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और सबमरीन समंदर में जा गिरती है। इसमें होल हो जाते हैं जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है, मगर खुद नहीं बच पाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए। और वो इसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा के लिए बह जाता है। ब्लैक सी की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। हेलो एंड वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनेशन।
इस कहानी में एक लेडी होती है जिसका नाम बेथ होता है। बेथ अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अभी वह वापस घर आ ही रही थी कि वह बीच में ही कुछ टाइम का होल्ड लेकर शिकागो चली जाती है और इसके बाद अपने घर चली आती है। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड और छोटे बेटे से मिलती है। 6 साल का क्लार्क इसके पहले हस्बैंड का बेटा है। एक दिन अचानक बेहद बीमार हो जाती है। अगले दिन इसको सीजर आने लगते हैं और मिच इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ इसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स को इसकी बीमारी की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में लोग बीमार होते हुए नजर आने लगते हैं। यहाँ मिच घर आता है तो इसे पता चलता है कि क्लार्क की भी डेथ हो चुकी है। वो 911 को कॉल करता है और मिच को वो आइसोलेशन रूम में लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं, पर न्यूज में हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को हम इस बीमारी के बारे में बात करते देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एरिन को दिखाया जाता है और डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि इस इन्फेक्शन को वो रोके। कुछ घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाती है और मिच से मिलती है और वो बेथ के बारे में पूछती है कि वह हांगकांग क्या काम करने गई थी। वो मिच से पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी और वहीं से मिच को पता चलता है कि शायद बेथ अपने पुराने दोस्त से मिलने गई थी शिकागो में और वो इस पर चीट कर रही थी। यहाँ पर मिच का ब्लड टेस्ट करते हैं। इसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बेथ से थी। पहली शादी से उसकी 16 साल की एक बेटी थी जिसका नाम जोरी था। वो भी अपने डैड से मिलने इसी हॉस्पिटल में आती है। मिच को टेंशन होती है कि अभी ये इस शहर में आई है, इसे भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अपनी बेटी को लेकर वो घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में आ गया है। इसका खतरा देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर एलिस से मिलने आते हैं। इन्हें लगता है कि ये डिजीज एक बायो वेपन है जो जानबूझकर रिलीज किया गया है बड़े बड़े मुल्कों को टारगेट करने के लिए और कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर ओनेट हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो जान सके कि बेथ कहाँ गई थी और कैसे इसके जरिए ये वायरस फैला है। इसी रिसर्च के दौरान पता चलता है कि ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन तैयार हो सके। पर अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जिस सेल में इस वायरस को डालते हैं वो कुछ ही देर में मर जाता है और अभी तक 8 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस वायरस से हर 12 आदमी में से एक को इन्फेक्शन होने का खतरा है। इनके बचने के चांसेस 25 से 30% ही थे। यहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़े ना, इसलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है। जो भी इन्फेक्टेड सिटी है उनको पूरी तरह से आइसोलेट कर देती है, यानी कि कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। अब वायरस का 21वां दिन था और यहाँ पर सीडीसी में डॉक्टर एलिस को ईमेल आता है जिससे इनको पता चलता है कि एनईवी वायरस जो है इसका ओरिजिन अफ्रीका से आया है और ये एचआईवी से भी ज्यादा डेडली वायरस है। इनकी रिसर्च चल ही रही थी, अलग अलग सैंपल की वैक्सीन को बना रहे थे और बंदरों के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, मगर यहाँ पर इनको कामयाबी नहीं मिलती। ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, रास्ते सभी बंद थे और यहाँ पर एक भी इंसान नहीं थे। सब लोग डर के मारे अपने घर में बैठ रहे थे। फाइनली 29वां दिन आता है जहाँ पर सीडीसी के लैब के डॉक्टर्स थे। इन्हें एक कामयाबी मिल जाती है। अभी भी इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बाकी था। ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा था। जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है इनकी पहले परमिशन लेनी होगी और फिर पेपर साइन करने होंगे। इसलिए डॉक्टर एलिस एक खतरनाक तरीका सोचती है जिसमें इनकी खुद की भी जान जा सकती है। वो पहले तो इस वैक्सीन का सैंपल खुद को इंजेक्ट करती है। वो अपने फादर को मिलने जाती है जो इसी वायरस से इन्फेक्टेड है और मास्क निकालकर इससे काफी देर तक बात करती है। अब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। डॉक्टर एलिस को इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि इनका खुद पर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। यहाँ पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुली मिल गई है और पूरी दुनिया में ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर बता दी जाती है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफी टाइम लग जाता है क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते हैं। इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकालती है कि जिसका बर्थ डेट नंबर इसमें आएगा उसी को वो वैक्सीन मिलेगी, पर नेक्स्ट लॉटरी वापस 3 महीने के बाद आएगी। ऐसा करते करते धीरे धीरे ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस अपनी राह पर आ जाती है। लोग वापस काम करने पर लग जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैला। तो हांगकांग में एक बुलडोजर एक दरख्त को गलती से तोड़ देता है जिसमें कुछ चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वहाँ से वो चमगादड़ केले के दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ केलों को बाइट करते हैं। अब वहाँ से चमगादड़ एक पिग फार्म में जाते हैं और एक चमगादड़ केले को गिरा देता है और एक पिग उसे खा लेता है। एक पिग को अगले दिन कैसीनो में लेकर जाते हैं और इसी पिग को साफ करते करते एक आदमी अपने हाथ एप्रन से पूछकर और कैजुअली बेथ से जाकर हाथ मिला लेता है और इसी तरह से चमगादड़ और पिग का वायरस बेथ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के बारे में क्या सच है और क्या झूठ? जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये कहानी शुरू होती है नॉर्दर्न इटली से, जहाँ पर इलियो जो कि अभी 17 साल का है
अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये एक ज्यूस इटालियन परिवार है और वक्त होता है सन 1983 का। इलियो को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है और साथ ही साथ वो एक म्यूजिशियन भी होता है। अब यहाँ पर इलियो के घर पर एक 24 साल का लड़का आता है जिसका नाम ओलिवर है। दरअसल ओलिवर को इलियो के पिता ने बुलाया है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ताकि वो उनके पेपरवर्क में उनके साथ हेल्प कर सके। ओलिवर खुश रहने वाला, जिंदगी की परवाह न करने वाला और जिंदगी को जीने वाला एक व्यक्ति है और कहीं ना कहीं इलियो अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि इलियो का नेचर भी कुछ ऐसा ही है। इलियो ओलिवर को अपना रूम दे देता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर इस घर में है वो इलियो के रूम में रहेगा और इलियो उसके बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है। ओलिवर बहुत ही जल्द इलियो की दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है। वो उनके साथ वॉलीबॉल खेलता है, वो उनके साथ डांस करता है और डांस के दौरान ही ओलिवर को एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसके साथ बहुत क्लोज डांस करता है। इस बात से इलियो को परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह ऐसा करे। इसके पीछे क्या रीजन है उसे कुछ नहीं पता। यहीं पर इलियो की एक बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम मार्सिया होता है और इलियो अब उसे पसंद यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इलियो ओलिवर के सामने अपनी और मार्सिया की फिजिकल रिलेशनशिप को बड़ा चढ़ाकर बताता है, क्योंकि वो ओलिवर का रिएक्शन देखना चाहता है, लेकिन ओलिवर का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इलियो ओलिवर की हर बात से इम्प्रेस होता है, जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरीके से जिंदगी जीता है, जिस तरह से चलता है, हर एक बात इलियो को ओलिवर की अच्छी लगती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बात ओलिवर को पता नहीं होती, लेकिन एक दिन जब ये दोनों पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर इलियो अपनी फीलिंग्स ओलिवर को इनडायरेक्टली समझाता है। ओलिवर समझ जाता है और वो कहता है कि हमें इस बारे में आगे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इलियो ओलिवर को एक जगह ले जाता है जो कि उसकी फेवरेट जगह होती है। इलियो ओलिवर को बताता है कि यहाँ पर मैंने किताबें पढ़ी है। मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी है यहाँ पर। ये दोनों वहीं पर घास में लेट जाते हैं। अब ओलिवर भी कहीं न कहीं इलियो की तरफ अट्रैक्टेड होता है और वो उसके होठों पर हाथ लगाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन ओलिवर समझ जाता है। वो कहता है कि हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी बेइज्जती हो, जिससे हम शर्मिंदा हो। इसके बाद ये दोनों घर लौट जाते हैं और जब खाने की टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं तभी ओलियो की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये एक आम बात है, क्योंकि कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए उसके मॉम डैड ज्यादा बॉदर नहीं होते। लेकिन ओलिवर को उसकी फिक्र होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलिवर भी अब एलियो की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। वो उसे पसंद करता है और ये बात एलियो की मॉम को भी पता चल जाती है। वो अपने बेटे से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ओलिवर को पसंद करते हो। एलियो कहता है कि ओलिवर को सभी पसंद करते हैं। एलियो की मॉम कहती है कि ओलिवर तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो देखती है कि उसके गले में ओलिवर का लॉकेट भी होता है, जो हमेशा ओलिवर अपने गले में पहनता था। यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और उसी रात को एलियो जानबूझकर अपने रूम का दरवाजा खोलकर सोने का बहाना करता है, ताकि जब ओलिवर उसे देखे तो वह रूम में आ जाए। लेकिन ओलिवर उसके रूम में नहीं आता, वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब ओलिवर एलियो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। एलियो बोलता है कि यस प्लीज, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इनके बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और ओलिवर एलियो को बोलता है कि कॉल मी बाय योर नेम एंड आई कॉल यू बाय माय नेम, यानी कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो और मैं तुम्हें अपने नाम से पुकारूंगा। यानी कि एलियो ओलिवर को एलियो कहेगा और ओलिवर एलियो को ओलिवर। और ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली मेंटली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। अब ये दोनों फिजिकली मेंटली इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और एलियो ओलिवर को कहता है कि हमने इतने सारे दिन वेस्ट कर दिए, तुम्हें मुझे पहले कोई इंडिकेशन देना चाहिए था। ओलिवर कहता है कि मैंने दिया था, जब मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो मैंने तुम्हारे शोल्डर पर हल्की सी मसाज की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। और ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब जहां एलियो और ओलिवर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ एलियो की जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मार्सिया है, वो धीरे धीरे उससे दूर होना शुरू हो जाती है। मार्सिया एलियो के पास आकर कहती है कि 3 दिनों से तुम मुझे मिले नहीं। एलियो कहता है कि मैं काम में बिजी था। मार्सिया एलियो से पूछती है कि क्या मैं अब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। एलियो इस बात का कोई जवाब नहीं देता
और वह वहाँ से उदास होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एलियो की मॉम डैड इस बात से बहुत परेशान है कि ओलिवर अब वापस जाने वाला है और वो जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए वह इन दोनों के लिए एक छुट्टी का टूर अरेंज करते हैं। ये 3 दिन का टूर होता है और ये दोनों अब बारगामो चले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे के साथ को बहुत इंजॉय करते हैं। दरअसल एलियो के माँ बाप इस टूर को अरेंज इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ओलिवर के जाने से पहले इन दोनों को कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। वहीं ओलिवर और एलियो इन 3 रोमांटिक दिनों को बहुत एंजॉय करते हैं और इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं और वो दिन आता है जब ओलिवर को वापस यूएस अपने घर जाना होगा। एलियो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। एलियो का दिल पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि वो ओलिवर को बहुत प्यार करता है और ओलिवर के दिल में भी एलियो के लिए ऐसी फीलिंग्स होती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन बहुत सारी चीजें इन दोनों के हाथ में नहीं है और ओलिवर एलियो को छोड़कर वहां से ट्रेन में बैठकर चला जाता है। एलियो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी मॉम को कॉल करता है, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन लेने आ सकती है? एलियो की माँ उसे रेलवे स्टेशन से ले आती है, लेकिन एलियो अभी भी पूरी तरह से उदास हो चुका है। एक दिन उसके पास उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मार्सिया आती है और वो जानती है कि एलियो क्यों उदास है। वो कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? एलियो कहता है कि जिंदगी भर के लिए। और अब मारिया और एलियो दोस्त है, लेकिन इससे भी उसकी जिंदगी की उदासी नहीं जा सकती क्योंकि वो एलिवर को बहुत मिस करता है। और जब एलियो घर पर आता है और उसके डैड देखते हैं कि एलियो बहुत उदास है, वो उसे अपने पास बैठाकर कहते हैं कि तुम और एलिवर बहुत अच्छे दोस्त हो। एलियो कहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है, जो प्यार है, वो इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर का है, इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। मेरा भी कभी किसी के साथ ऐसी फीलिंग्स थी, लेकिन जो तुम्हारे पास था वो मेरे पास कभी नहीं था। हम अपनी ज़िंदगी को एक बिजनेस की तरह नहीं जी सकते। ये दिल, ये शरीर हमें एक बार मिला है और जब तक तुम अपने दिल को जानोगे ये दिल बंद हो चुका होगा और कोई काम करने लायक नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास दुख है, इसे मारो मत और न ही उस खुशी को जो तुम्हारे अंदर है। दरअसल एलियो के डैड के कहने का ये मतलब होता है कि खुशी और पेन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें इससे जिंदगी में सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी एक फीलिंग्स को लेकर जिंदगी में कहीं रुक जाना चाहिए। और इसके बाद एलियो भी अपने डैड की बात समझ जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है, खुश रहता है। और एक दिन ओलिवर का कॉल आता है। ओलिवर बताता है कि शायद नेक्स्ट स्प्रिंग तक मेरी शादी हो जाएगी। इस बात से उसे बहुत दुख होता है, लेकिन आज भी इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। एलियो ओलिवर को बताता है कि मेरे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता है। ओलिवर कहता है कि मुझे पता है, मुझे एहसास हुआ था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ। अगर मेरे पिता को ये पता चल जाता तो वो मुझे मार डालते। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले। एलियो ओलिवर को अपने नाम से बुलाता है और ओलिवर एलियो को अपने नाम से। इसके बाद फोन रख देते हैं और एलियो आग के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू है, कहीं न कहीं वो दुखी है, लेकिन इस रिश्ते ने उसे बहुत मैच्योर भी कर दिया। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों में एक संतुष्टि होती है क्योंकि वो जानता है कि जिंदगी की सच्चाई क्या है और जो वक्त उन दोनों ने साथ में गुजारा था वही जिंदगी है। इस मूवी का, इस कहानी का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि हमें कभी भी किसी की भी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि एलियो और ओलिवर के बीच में शारीरिक संबंध थे, लेकिन फिर भी एलियो के माँ बाप ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि जो फीलिंग्स उसके अंदर है वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आती है और इसे इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई लड़का लड़के के लिए फील करता है या लड़की लड़की के लिए फील करता है तो इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि वो इसी फीलिंग्स के साथ पैदा हुए। और अगर कोई किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, तो ये उन लोगों की खुद की इमैच्योरिटी शो होती है। इस फिल्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो एक आईने की तरह होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। इसलिए एलियो ओलिवर को अपने नाम से बुलाता है और ओलिवर एलियो को अपने नाम से। तो ये थी पूरी कहानी कॉल मी बाय योर नेम की। इस फिल्म को ऑस्कर में 4 अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसे बेस्ट प्रिंट स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी मिला। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। इस फिल्म का बजट था $3.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $41.9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये मैसेज आपको जरूर पसंद आया हो।
आज इस वीडियो में मैं आपको उन मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जिनके IMDb पर रेटिंग 8.7 से ज़्यादा है और ऐसी कुल मिलाकर 13 फिल्में हैं जो हर एक इंसान को ज़रूर देखनी चाहिए कि क्यों पूरी दुनिया ने इन मूवीज़ को पसंद किया और IMDb पर इन्हें रेटिंग 8.7 से ज़्यादा मिली। तो सबसे पहले हम उन 5 मूवीज़ के बारे में बताएंगे जिनके IMDb पर रेटिंग 8.8 है, जिसमें सबसे पहले आती है फाइट क्लब। ये फिल्म सन 1999 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन ने। इस फिल्म की कहानी में ये दिखाया जाता है कि एक इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी से, काम से डिप्रेस होता है और उसकी मुलाकात होती है टाइलर से, यानी कि ब्रैड पिट से, और ये दोनों मिलकर एक फ़ाइट क्लब शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो फ़ाइट क्लब पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। दूसरी फिल्म है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग। ये फिल्म सन 2001 में रिलीज़ हुई थी और जिसके 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर कुल 17 ऑस्कर भी मिले थे। इस फिल्म की कहानी में ये दिखाया जाता है कि एक हॉबिट को एक रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक खास जगह पर जाना होता है और उस हॉबिट का और लोग भी साथ देते हैं। अगर उस रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, तो पूरी दुनिया पर शैतान का यानी कि शैरोन का कब्जा होगा। और साथ ही साथ इस फिल्म में कई अलग अलग प्रजातियों के लोगों को भी दिखाया गया है। तीसरी फिल्म है फॉरेस्ट गंप। ये फिल्म सन 1994 में आई थी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो दुनिया की नज़रों में बुद्धू है और बचपन में वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन वो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे करता है जो तेज से तेज दिमाग वाले लोग भी नहीं कर पाते। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है टॉम हैंक्स ने और आने वाले वक्त में बॉलीवुड में आमिर खान इसी फिल्म की कॉपी बना रहे हैं और उनकी आने वाली फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। चौथी फिल्म है द गुड, द बैड एंड द अगली। ये फिल्म 1966 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है क्लिंट ईस्टवुड ने। इस फिल्म में काउबॉयज़ की कहानी है जिसमें कुछ काउबॉयज़ एक खजाने की तलाश में जाते हैं। पांचवी फिल्म है इंसेप्शन। ये फिल्म सन 1910 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है लियोनार्डो डी कैप्रियो ने। ये फिल्म सपनों के ऊपर है। इस फिल्म में ये दिखाया जाता है कि कैसे इंसान सपनों में जाकर दूसरे इंसानों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ को ईजाद करते हैं, यानी कि उनके माइंडसेट को चेंज करते हैं और एक मिशन के दौरान ही सपनों की कई अलग अलग लेवल्स में जाते हैं जहां पर लियोनार्डो डी कैप्रियो खो जाते हैं। और इस फिल्म का अंत भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये 5 फिल्में थी जिनके IMDb पर रेटिंग 8.8 है। अब बात करते हैं उन 4 फिल्मों की जिनकी IMDb पर रेटिंग 8.9 है। सबसे पहले आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। ये फिल्म सन 2003 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के इस पार्ट में ये दिखाया जाता है कि वो कैसे उस रिंग का खात्मा करते हैं, यानी कि शैरोन का भी खात्मा करते हैं जो इस पूरी दुनिया को अंधेरे की दुनिया में बदलना चाहता है। इस फिल्म को 11 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इस फिल्म को 11 के 11 ऑस्कर्स मिले थे। दूसरी फिल्म है पल्प फिक्शन। ये फिल्म सन 1994 में रिलीज़ हुई थी जिसे बेस्ट स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में 3 अलग अलग कहानियाँ उलझी है। ये कहानी है गैंगस्टर्स की जो कि एक क्राइम स्टोरी है और इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर एक ही है जिनका नाम है क्वेंटिन टैरेंटिनो। तीसरी फिल्म है स्किंडलर्स लिस्ट। ये फिल्म सन 1993 में रिलीज़ हुई थी। ये कहानी उस वक्त की है जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 की, और उस वक्त में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थी जिनका नाम था ऑस्कर शिंडलर और उन्होंने ज्यूस लोगों के लिए, जो उनके वर्कर थे, उनके लिए कई अच्छे अच्छे काम किए थे, उनके लिए कंसर्न दिखाया था। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे लियाम निल्सन और इस फिल्म के डायरेक्टर थे स्टीवन स्पिल्सबर्ग। चौथी फिल्म है 12 एंग्री मैन और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 1957 को। इस फिल्म की कहानी ये दिखाया जाता है कि 12 लोग जो कि एक ज्यूरी है, वह एक 18 साल के बच्चे जिसके ऊपर उसके पिता के खून का इल्ज़ाम है, उस केस के ऊपर डिस्कस करते हैं और ये डिस्कशन ये फैसला करेगा कि उस बच्चे ने अपने पिता का खून किया है कि नहीं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सिडनी लियोमेट ने और इस फिल्म में सभी कलाकारों की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। बॉलीवुड में इसी फिल्म की कॉपी बना चुके हैं और उस फिल्म का नाम है एक रुका हुआ फैसला, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाया। अब बात करते हैं उन 2 फिल्मों की जिनकी IMDb पर रेटिंग है 9। सबसे पहले आती है द डार्क नाइट। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को शायद ही कोई भूल पाए क्योंकि इस फिल्म में जोकर का किरदार करने वाले एक्टर इस फिल्म से पूरी दुनिया में फेमस हो गए और उनका नाम था हीथ लेजर।
ये एक बैटमैन सीरीज़ है और इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जोकर जो कि ये चाहता है कि बैटमैन किसी भी तरह से अपने उन रूल्स और उन प्रिंसिपल्स को जो वो फॉलो करता है उन्हें तोड़ दे, और इसके लिए जोकर अपनी सारी हदों तक जाता है। इस फिल्म की सबसे खास चीज़ थी जोकर की, यानी हीथ लेजर की परफॉर्मेंस, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऑस्कर मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे क्रिस्टियन बेल और हीथ लेजर। दूसरी फिल्म है द गॉडफादर 2। ये फिल्म सन 1974 में रिलीज हुई थी, और ये द गॉडफादर 1 जो सन 1972 में रिलीज हुई थी उसका सेकंड पार्ट है। और इस फिल्म की कहानी में ये दिखाया जाता है कि विडो कॉर्लियोनी यानी कि गॉडफादर 1 में जो गॉडफादर होता है उनकी पहले की ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसे गॉडफादर बने, और साथ ही साथ इसमें उनका बेटा जिसका नाम माइकल होता है उसे अपने काम में संघर्ष करते हुए और अपनी फैमिली को संभालते हुए दिखाया जाता है। ये पूरी तरह से एक अंडरवर्ल्ड डॉन की फिल्म है। जब भी हम हॉलीवुड की मूवीज़ की बात करते हैं तो हम द गॉडफादर मैन का नाम जरूर लेते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फ्रांसिस फोर्ड ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मार्लन ब्रांडो और एल पचिनो ने। मार्लन ब्रांडो का अभिनय इस फिल्म में इतना सदा हुआ था कि उन्हें इस फिल्म के लिए ऑस्कर भी दिया गया। वो बात और है कि मार्लन ब्रांडो ने ऑस्कर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आता है हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, यानी कि जो फिल्म नंबर 1 पर है, और उस फिल्म का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 9 पॉइंट, और इस फिल्म की सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वह है इस फिल्म की कहानी। ये फिल्म पूरी तरह से एक नॉवल बेस्ड है। ये कहानी है एंडी जेफरी की, जो कि एक बैंकर होता है और उसे उसकी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल हो जाती है। और ये एक ऐसी जेल होती है जहाँ पर ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जो बचपन में ही जेल में आए थे और बूढ़े हो चुके हैं, और एंडी जेफरी भी इस जेल में कई सालों तक रहते हैं। लेकिन वो इस जेल से एक दिन भाग जाता है, और न सिर्फ भागता है बल्कि वो ऐसा काम करता है जो कि यहाँ का वार्डन होता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ ये हो चुका है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फ्रैंक डराबोंड ने। इस फिल्म में मेन कलाकार टिम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन हैं। ये फिल्म सन 1994 में रिलीज हुई थी। तो ये थी वो 13 फिल्में जो IMDb पर राज करती है और IMDb पर टॉप पर है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की 5 मूवीज़ के 5 लोगों के ऐसे थॉट्स बताऊंगा जिन थॉट्स की वजह से उन लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल गई और उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी मिली, और आगे चल के हॉलीवुड में उन लोगों के ऊपर मूवीज़ भी बनी। पहली मूवी है पीसफुल वॉरियर। इस मूवी में डायलॉग है, द जर्नी इज़ व्हाट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस नॉट द डेस्टिनेशन। मतलब ज़िंदगी का जो सफ़र होता है, ये किसी भी चीज़ का सफ़र हो, वह खुशियाँ लाता है, न कि मंजिल। सपोज़ आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उस चीज़ की तैयारी के दौरान जो आपको खुशियाँ मिलेगी, शायद उस चीज़ को पाने के बाद वो खुशी आपको कभी ना मिले। इस मूवी में एक और थॉट है, डेथ इज़न्ट सैड, द सैड थिंग इज़ मोस्ट पीपल डोंट लिव एट ऑल। मतलब ज़िंदगी में जो मौत होती है वो कोई सैड इवेंट नहीं है। सबसे सैड ये है कि लोग जिंदा होकर भी ज़िंदगी नहीं जीते। इस मूवी का तीसरा थॉट है, एवरीवन टेल्स यू व्हाट टू डू एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। दे डोंट वांट यू टू फाइंड योर ओन आंसर्स, दे वांट यू टू बिलीव देयर्स। हर कोई आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है। वह आपको आपकी ज़िंदगी के आंसर्स नहीं ढूंढने देना चाहते। वह चाहते हैं कि आप उनके आंसर्स पे, उनकी ज़िंदगी पे, उनके थॉट्स में बिलीव करो। इस मूवी का ही चौथा थॉट है, द पीपल हु आर द हार्डेस्ट टू लव आर द वंस हु नीड इट द मोस्ट। मतलब कि जिन लोगों को प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, दरअसल उन्हें ही प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, भले ही इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, चाहे उनकी खुद की गलतियाँ हो, लेकिन इन्हीं लोगों को प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, नॉलेज इज़ नॉट एज विजडम, नॉलेज इज़ नोइंग, विजडम इज़ डूइंग। इसका मतलब ये है कि नॉलेज और विजडम में बहुत बड़ा फ़र्क है। नॉलेज किसी चीज़ को जानना होता है और विजडम किसी चीज़ को करना होता है। सपोज़ आप कोई बुक पढ़ते हो और उसमें से आपने 10 थॉट्स को मार्क कर लिया और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया, और लोगों को आप उपदेश देते हो कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन ये नॉलेज है। पर जब आप उन्हीं थॉट्स को अपने जीवन में उतार लो और उस राह पर चलो, उसे विजडम कहते हैं। दूसरी मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी में जब क्रिस गार्डनर बहुत हताश होते हैं और ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं, उस वक्त वो अपने बेटे को बोलते हैं, डोंट एवर लेट समबडी टेल यू दैट यू कांट डू समथिंग।
नॉट इवन मी। मतलब कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। यू गोट अ ड्रीम, यू गोट टू प्रोटेक्ट इट। अगर आपके कुछ सपने हैं तो आपको उन्हें खुद ही बचाना है। पीपल कांट डू समथिंग देमसेल्फ, दे वांट टेल यू दैट यू कांट डू इट। लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग गो गेट इट, पीरियड्स। अगर तुम कुछ चाहते हो तो जाकर उन्हें हासिल कर लो, और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मूवी है इनटू द वाइल्ड। ये कहानी है क्रिस्टोफर की, जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन अपने माँ बाप के रिश्तों से, ज़िंदगी से, दुनियादारी से बहुत परेशान होते हैं। उसे दुनिया में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और एक दिन वो फैसला करता है कि वो घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला जाएगा, और वो चला जाता है अलास्का। और अपनी ज़िंदगी के इन 2 सालों में जो सीखता है, इससे वो इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि हैप्पीनेस इज़ ओनली रियल व्हेन इट इज़ शेयर्ड। मतलब खुशियाँ तभी असली है, तभी खुशियाँ है जब वो बांटी जाए। ये एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल मूवी है, और इस मूवी में क्रिस्टोफर की ज़िंदगी का सफ़र दिखाया गया है। नंबर 4 पर है अनब्रोकन। अ मोमेंट ऑफ पेन इज़ वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ ग्लोरी। यानी दर्द की एक पल की कीमत ज़िंदगी भर की महिमा होती है। कहने का मतलब है कि अगर ज़िंदगी में कभी रास्ते में ऐसे पल आते हैं जब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो उन पलों की कीमत, ज़िंदगी को, उस हार्डवर्क का फल आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है। 5वीं और आखिरी मूवी है अली। ये मूवी मोहम्मद अली, जो कि बॉक्सर थे, उनकी ज़िंदगी पर बनी है। इस मूवी में एक थॉट है, इफ़ माई माइंड कैन कंसीव इट, इफ़ माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। आपने वो कहावत सुनी होगी, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पर पूरे दिल और दिमाग से विश्वास करते हैं तो वो चीज़ आपकी हो ही जाती है, यानी कि उस चीज़ को आप अचीव कर लेते हो। इस मूवी का एक और थॉट है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। इस थॉट का मतलब है कि आप इमेजिन करो, जहाँ आप जाना चाहते हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, वहाँ पहुँचने के बाद नहीं बल्कि वहाँ पहुँचने से पहले। इसका तीसरा थॉट है, इट इज़ नॉट टेरिबल टू फेल, द ओनली फेलियर इज़ नेवर हैविंग ट्राइड। इस थॉट को आप इस तरह से समझ सकते हो कि ज़िंदगी में फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर वही होता है, उन्हीं लोगों की फेलियर होती है जो ज़िंदगी में कभी ट्राई नहीं करते।